ओके और ये मैंने तुम्हें पढ़ा ही दिया कि वाई इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर इज इंपॉर्टेंट एट नाइट। तो रात के टाइम पे आपका इवेपोरेशन तो इतना ज्यादा हो नहीं सकता, तो फिर रात के टाइम पे तो आपका जो भी पानी ऊपर की तरफ चढ़ेगा वो बेचारा रूट प्रेशर के कारण ही चढ़ेगा। रूट प्रेशर मतलब वो आयन वाला, कि रात के टाइम पे तो आपका ट्रांसपीरेशन बहुत कम होगा ना, क्योंकि रात के टाइम पे सनलाइट है नहीं, गर्मी है नहीं, तो इवेपोरेशन कम होगा। तो रात के टाइम पे आपका सॉइल से रूट में जो पानी मूव कर रहा है ना, वो वाला प्रोसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऊपर ट्रांसपीरेशन कम होगा। सर तो अगर सर 1-2 दिन अगर सूरज नहीं निकलेगा तो सर क्या बड़े बड़े पेड़ मर जाएंगे? नहीं नहीं देख, ट्रांसपिरेशन मैं ये नहीं बोल रहा कि रात के टाइम पे जीरो हो जाएगा, लेकिन अगर तेरा सनलाइट ही नहीं मिलेगा तो तेरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस तो वैसे ही खत्म हो गया ना। हाँ सर, तो वैसे ही। तो सनलाइट के बिना तो तो वैसे भी कुछ नहीं चलता है। अगर तेरा सनलाइट नहीं होगा तो तू खुद सोच, हवा भी नहीं चलेगी। सनलाइट है इसलिए हवा चल रही है, पता है तेरे को? क्योंकि सनलाइट है तो एक तरफ पानी गर्म हो जाता है, एक तरफ पानी ठंडा होता है, जिसके कारण प्रेशर डिफ्यूज, पता है तुमने पढ़ा होगा, सी सर वो ब्रीज डे होता है ब्रीज और नाइट ना। ब्रीज। हाँ, तो हाँ अगर सर। बिना सूरज के तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ट्रांसपीरेशन है क्या? द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड। इसकी हिंदी मीनिंग क्या है? आपके प्लांट से आपका जो सेल्स के अंदर जो H2O मॉलिक्यूल्स है वो उड़ जाते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। कैसे उड़ते हैं? इवापोरेशन से। इसके दो एप्लीकेशन क्या है? जैसे ही आपका वाटर मॉलिक्यूल उड़ेगा तो वहां पे क्या क्रिएट हो जाएगी? स्पेस, वैक्यूम क्रिएट हो जाएगी। उस वैक्यूम से क्या होगा? आपके रूट के आसपास जो भी मिनरल और पानी इकट्ठा हो रखे हैं वो ऊपर की तरफ आ जाएंगे। और दूसरा एप्लीकेशन क्या है? टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम आता है। रात के टाइम पे कौन सा वाला प्रोसेस ज्यादा होता है? वो रूट के आसपास वाला प्रोसेस ज्यादा होता है, क्योंकि रात के टाइम पे आपका इवेपोरेशन कम होता है। तो ये आपका है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। नेक्स्ट है आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस। तो अब ध्यान से सुनो, पेड़ में आपका फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस में आपका शुगर बनता है, बेसिकली ग्लूकोज सुक्रोज बनता है। तो उसको पेड़ के अलग अलग पार्ट पे कैसे ट्रांसफर करेंगे? सो द ट्रांसपोर्ट ऑफ, लिखो अपनी कॉपी में, द ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्यूबल प्रोडक्ट्स of photosynthesis is called as translocation, and it occurs in the part of vascular tissue known as phloem. तो xylem मतलब आपका वाटर और मिनरल्स, phloem मतलब आपका फूड। तो phloem also transfers amino acids and other substances, और इन जनरली इनको हम कहाँ डिलीवर करते हैं? वापस आपके रूट्स में डिलीवर करते हैं, फ्रूट्स के अंदर डिलीवर करते हैं, सीड के अंदर डिलीवर करते हैं, या अगर मान लो कोई ऑर्गन ग्रो कर रहा है प्लांट का तो उसमें डिलीवर करते हैं। तो वापस सुनना, आपका जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन है, मिनरल ट्रांसपोर्टेशन है, वो खत्म हो गया। वो किससे होता है? आपका जाइलम से। अब बात कर रहे हैं अपन फोटोसिंथेसिस में, जो आपका होता है ना, आपका जो ग्लूकोज जनरेट होता है रेस्पिरेशन के टाइम पे, तो वो अगर अपने को प्लांट के अलग अलग पार्ट पे पहुंचाना है तो कैसे पहुंचाएंगे? सो द ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्यूबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन, एंड इट अकर्स इन द पार्ट ऑफ द टिश्यू नॉन एज फ्लोएम। और फ्लोएम जो है, खाली वो आपका फूड ही ट्रांसपोर्ट नहीं करता है, वो आपका एमिनो एसिड्स भी ट्रांसफर करता है और दूसरे सब्सटेंस भी ट्रांसफर करता है। और ट्रांसफर करने का है, जैसे मान लो कि कोई फ्रूट लगा है तो उस फ्रूट के अंदर हम ट्रांसफर करते हैं, फ्रूट के अंदर बीज होता है तो उस बीज में हम ट्रांसफर करते हैं, आपके रूट्स में भी वापस भेजते हैं। तो 3 जगह आपका खाना पहुंचाया जाता है जनरली, रूट्स में, फ्रूट्स में, और फ्रूट के जो सीड होते हैं उनके अंदर, है ना। लिख लो इसको अपनी कॉपी में। और याद रखना, आपका जो ट्रांसलोकेशन होता है ना, वो अपवर्ड भी होता है और डाउनवर्ड भी होता है। कहां पे होता है? अपवर्ड, ऊपर भी की तरफ भी हो सकता है और नीचे की तरफ भी हो सकता है। तो लिख लो अपनी कॉपी में इसको। The transport of soluble products of photosynthesis is called as translocation, and it occurs in the part of vascular tissue known as phloem. और आपका जो फ्लोएम है खाली फूड ही ट्रांसपोर्ट नहीं करता है, एमिनो एसिड और दूसरे सब्सटेंस भी ट्रांसफर करता है। और कहां पे करता है? वापस रूट में भी भेज सकता है। वो हम बोलते हैं ना कि कई बार पता है अपने खेतों में ऐसे पौधे बोए जाते हैं जो अपने खेतों का न्यूट्रिएंट रिच कर देते हैं। कुछ ऐसे पौधे बोए जाते हैं जो खेतों को ना रिच कर देते हैं। तो उस केस में क्या होता है? आपका वापस जो न्यूट्रिएंट है कहां भेजे जाते हैं? वापस ग्राउंड में भेजे जाते हैं। तो आपका जो फूड है उसको वापस रूट में भी बेच सकते हो, फ्रूट्स लग रहे हैं तो फ्रूट के अंदर भी बेच सकते हो, और सीड्स में भी बेच सकते हो, और अगर मान लो प्लांट का कोई हिस्सा ग्रो कर रहा है तो आप वहां पर भी बेच सकते हो, है ना। लिख लो इसको अपनी कॉपी में। और याद रखना, अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन में होता है। अपना जो ट्रांसलोकेशन होता है वो अपवर्ड भी हो सकता है, मतलब रूट से लेके ऊपर की तरफ भी हो सकता है, और डाउनवर्ड भी हो सकता है, दोनों पॉसिबल है। अपना जो दूसरा वाला पार्ट था ना, वाटर वाला, वो डाउनवर्ड पॉसिबल नहीं है, उसमें अपवर्ड ही है। उसमें हम खाली अपवर्ड की बात करते हैं, डाउनवर्ड की बात नहीं करते हैं। लेकिन ट्रांसलोकेशन में अपवर्ड डायरेक्शन भी और डाउनवर्ड डायरेक्शन भी। और एक और बात याद रखना कि आपका जो फूड होता है ना, जो अगर आपको फूड ट्रांसफर करना है तो उसका वजन ज्यादा होता है, इट्स हैवी। तो उसको खाली आप प्रेशर डिफरेंस से ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो याद रखना, ट्रांसलोकेशन इन फ्लोएम इज अचीव्ड बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी। तो
तो इसमें हमको एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो याद है मैंने तुम्हें क्या कहा था, आपकी जो भी एनर्जी बनती है वो एटीपी मॉलिक्यूल के अंदर जाके स्टोर हो जाती है। तो इस एटीपी से मुझे एनर्जी लेनी पड़ती है। तो ट्रांसलोकेशन इज अचीव्ड बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी व्हाइल वाटर इज ट्रांसपोर्टेड यूजिंग ओनली प्रेशर डिफरेंस। तो जब आपको पानी का ट्रांसफर करना है ना अपना जाइलम में, तो आपको उस वक्त एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है, प्रेशर डिफरेंस ही आपका काम हो जाता है। लेकिन जब आपको फूड ट्रांसफर करना है तो आपको एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और ये एनर्जी हमें कहां से मिलती है, जो एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं ना, उस एटीपी मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं और वहां से हम एनर्जी यूटिलाइज करते हैं। तो कोई तुम्हें पूछे कि वाटर ट्रांसपोर्ट करने में और फूड ट्रांसफर करने में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, तो वाटर ट्रांसपोर्ट करते वक्त हमें एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है। जो प्रेशर डिफरेंस होता है ना, उससे ही आपका वाटर ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन अगर आपको फूड ट्रांसफर करना है तो आपको एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और वो एनर्जी अपने को कहां से मिलती है, बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी। लिख लो इसको अपनी कॉपी में, लिख लो। और कोई डाउट है इसमें तो पूछो अब तक। तो आज हमने दो बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पढ़ी। कौन सी, ट्रांसपिरेशन। हिंदी मतलब समझाओ तो ट्रांसपिरेशन का हिंदी मतलब ये होता है कि जो भी प्लांट का वो हिस्सा जो हवा के कांटेक्ट में है, उस हिस्से के ऊपर अगर कोई सेल्स है और उन सेल्स के अंदर कोई H2O है, तो वो H2O मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो जाएगा। जैसे ही आपका H2O मॉलिक्यूल इवेपोरेट होगा तो वहां पे आपकी स्पेस क्रिएट हो जाती है। उस स्पेस में कुछ नहीं होता है, वहां पे क्या होता है, वैक्यूम। तो वो वैक्यूम क्या करता है, आपके रूट के आसपास जो मिनरल और वाटर है उसको ऊपर की तरफ खींच लेता है। ठीक है, ये था अपना ट्रांसपिरेशन और उसका एप्लीकेशन। दूसरा है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन का मतलब है कि आपके प्लांट में जहां पे भी फूड क्रिएट हुआ फोटोसिंथेसिस के बाद, तो उस फूड को, उस ग्लूकोज को, एमिनो एसिड्स को मुझे बाकी सब जगह पहुंचाना है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम ट्रांसलोकेशन। याद रखना, ट्रांसलोकेशन या फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड कहां पे होता है, फ्लोएम में। और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर कहां पे होता है, जाइलम में। वाटर ट्रांसपोर्टेशन में कोई एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती, फूड ट्रांसपोर्टेशन में एनर्जी की जरूरत पड़ती है ना। ये लिख लो अपनी कॉपी में। ये नीचे वाला ध्यान देना, हाउ सुक्रोज इज ट्रांसपोर्ट, वो हमने पढ़ ही लिया कि आपका जो ग्लूकोज है या फिर जो सुक्रोज है वो आपका फ्लोएम टिश्यू में मूव करता है और प्रेशर डिफरेंस के कारण फिर आपका वो पानी के साथ मूव कर जाता है। ये नीचे वाला रहने देना, तुम खाली ऊपर वाला लिख लो। और अब तक कोई डाउट है तो पूछो। और याद रखना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर खाली अपवर्ड मूवमेंट होता है, लेकिन ट्रांसलोकेशन आपका अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट दोनों होता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम मिनरल्स को वापस रूट के पास पहुंचाते हैं, है ना, तो वो आपका कौन सा मोशन होगा, डाउनवर्ड मोशन होगा। सर तो तो मतलब लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए सॉइल में वो पानी होना जरूरी है ना। हाँ यार ये तो बेसिक है। सॉइल में H2O को तो लेकिन सर, हाँ पूछो। सर किसी प्लेनेट का जैसे पानी मिल भी गया जाता है तो सर उसके बाद ये तो कैसे पता पड़ेगा कि उसके जो मतलब सॉइल है उसमें वाटर होगा। नहीं, क्या बोला, अगर मान लो कोई प्लेनेट मिल गया तो अपने को कैसे पता पड़ेगा कि सॉइल में हाँ H2O है कि नहीं। सर, हो सकता है कि वो पूरा पोरस उसी से ही नॉन पोरस लेयर से बना हुआ हो। सर जैसे नहीं, अभी सर रिसर्च करते तो ऐसे ही बोलते हैं ना कि पानी मिलना चाहिए। सर हो सकता है पानी मिल भी गया तो नॉन पोरस लेयर से बना हुआ है तो फिर तो वही काम। नहीं हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आया। देखो क्या पता करना है, देखो ये पता करना है कि प्लेनेट पे पानी है कि नहीं, कि क्या पता करना है। देख, एक हम सर अपने अगर प्लेनेट, हम जैसे लोगों सर को क्या प्लेनेट लगता है। ढूंढ रहे हैं ना सर साइंटिस्ट, जैसे अगर कोई अर्थ हाँ अभी कुछ हो गया ठीक है। तो अगर सर ढूंढ भी लिया जिसमें पानी है हाँ हाँ और सर वो पूरा प्लेनेट ही नॉन पोरस लेयर का बना हुआ है, सर उसका जो कोर है वो नॉन पोरस लेयर का है, ठीक तो है। सर फिर तो वही फर्क क्या पड़ जाएगा सर। हाँ मतलब सर तेरे कहने पानी का अर्थ है अंदर होगा पानी ही तो तो अंदर प्लांट की तरफ होगा है, ही। बाहर तो है नहीं। यही बोल रहा है ना, पानी तो अंदर की तरफ यस है, सर। कोर के अंदर। नहीं नहीं, एक्चुअली देख के खाली H2O से कुछ नहीं होगा। पर साइंटिस्ट लोगों को ये लगता है कि अगर किसी प्लेनेट पे H2O है, मतलब अगर H2O वहां पे एग्जिस्ट कर सकता है तो ऑक्सीजन भी कर सकता है ना, तो हाइड्रोजन भी कर सकता है। तो इसलिए हम सबसे पहले पानी खोजते हैं कि अगर किसी प्लेनेट पे पानी है, अगर किसी प्लेनेट पे पानी है मतलब तेरा पानी इवोपरेट नहीं हुआ है, पानी दिख रहा है, इसका यस मतलब वहां सर। का टेम्परेचर भी ऐसा है कि हम लोग रह सकते हैं। तो पानी की प्रेजेंस और बहुत चीजें प्रूव कर देती है। अच्छा पानी है, इसका मतलब वहां पे बैक्टीरिया भी हो सकता है, इसका मतलब वहां पे तेरे दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं।
पानी है, इसका मतलब वहां पे O2 भी हो सकता है, इसका मतलब वहां पे हाइड्रोजन भी हो सकती है। इसलिए सबसे पहले अपन पानी पकड़ते हैं कि पानी है कि नहीं, है ना। अगर पानी है, इसका मतलब वहां का टेम्परेचर ऐसा है कि ह्यूमन बींग रह सकते हैं। तो वो पानी जो चीज है ना, वो बहुत चीजें निकाल के लेके आती है, इसलिए पानी का खोज सबसे पहले किया जाता है किसी भी प्लेनेट पे। यस सर। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट चीज है, ये खत्म हो गया टॉपिक, एक्सक्रीशन। तो देखो एक्सक्रीशन है क्या। द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। तो जैसे हम जब भी खाना वगैरह कुछ खाते ना, तो उसमें काफी ऐसे नाइट्रोजनस कंपाउंड्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं है। तो उन चीजों को रिमूव करने का जो प्रोसेस है, या फिर जो आपके जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट बच जाता है, आप जो खाना खाते हो, आपके जितने न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब हो गए, फिर जो वेस्ट बच गया उसको बाहर निकालने का जो प्रोसेस है, उसको हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। सो द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। तो आपके जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें तो ये प्रोसेस बड़ा आसानी से होता है कि ये सिंपली क्या करते हैं, इनका जो बॉडी का सरफेस है, इससे आपका वेस्ट प्रोडक्ट डिफ्यूज होकर बाहर आ जाता है। लेकिन हम लोग, तो हमारी बॉडी में काफी ऐसे ऑर्गन्स हैं जो ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गन मतलब जिसका एक ही सेल है। तो रिमूव दिस वेस्ट बाय सिंपली डिफ्यूजन फ्रॉम द बॉडी सरफेस इनटू द सराउंडिंग वाटर। लेकिन जो मल्टी सेलुलर है, जैसे हम, तो हम लोगों को स्पेशलाइज ऑर्गन्स की जरूरत पड़ती है इन इन वेस्ट को रिमूव करने के लिए। तो उस पर मैं आ रहा हूँ, लेकिन सबसे पहले आप इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है लिख लो, एक्सक्रीशन। द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। आपने बाहर की तरफ फेंक दिया, इसको लिख लो। ये स्लाइड तो वैसे ही मैं शेयर कर दूंगा तुम्हारे साथ, पर आज मैं तुम्हें, और परसों है ना, मैंने तुम सबको है ना एक कोई लिंक भेजा था यार, क्या पता आप लोगों ने ओपन किया कि नहीं किया। उस लिंक पे तुम्हें एसर्शन रीजन क्वेश्चन भी मिलेंगे, तुम्हें एमसीक्यूज भी मिलेंगे। वो लिंक बहुत अच्छा है, जिसने ओपन नहीं किया है तुम सब लोग वो लिंक ओपन करना यार एक बार। ओके, तो अपन अब बात करते हैं एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स की। तो अपना जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, इसके चार इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे पहला है किडनी। किडनी क्या करता है, इट प्रोड्यूसेस यूरिन। दूसरा है पेयर ऑफ यूरेटर्स, तो ट्रांसपोर्ट यूरिन टुवर्ड्स यूरिनरी ब्लैडर। तो नीचे आपका यूरिनरी ब्लैडर है, तो पहले आपका यूरिन यहाँ पे क्रिएट होता है, फिर वो आपके यूरेटर के थ्रू होते हुए कहाँ जाता है, आपके यूरिनरी ब्लैडर में, और ये इसको होल्ड करके रखता है। तो टेम्परेरी स्टोर्स यूरिन। तो सबसे पहला है पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ यूरेटर, तीसरा यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है, आपके यूरिन को होल्ड करके रखता है। और फाइनली है आपका यूरेथ्रा, है ना। तो यहां से आपका जो यूरिन है वो बॉडी से बाहर की तरफ आ जाता है। तो लिख लो इसको अपनी कॉपी में। एक बात याद रखना, जो मैंने ना कई बार देखा है कि क्वेश्चन में आता भी है, कि आपके किडनी में जो ब्लड आता है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है कि CO2 रिच ब्लड होता है। याद रखना, पता नहीं क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है, मुझे भी समझ में नहीं आया। आपकी किडनी में जो ब्लड आता है ना, वो O2 रिच ब्लड होता है। देखो वो कहां से आ रहा है, वो आपका यहां से आता है, एओर्टा से आता है, और फिर वेना कवा से होते हुए वापस चला जाता है। तो आपका ब्लड जो होता है वो एओर्टा से आता है, आपकी किडनी में जाता है, आपकी सर किडनी। आएगा तो हमेशा ऑक्सीजन रहती है ना सर, कोई भी ऑर्गन हो। अरे वही, वो ये क्वेश्चन मैंने कल भी देखा था, किसी क्विज में था कि किडनी में जो ब्लड आ रहा है, विल इट बी ऑक्सीजन रिच और CO2 रिच। तो समझ नहीं आया ये क्वेश्चन भी क्या था। एनीवेज मैंने पढ़ा, इसलिए मैं तुम्हें बता दिया। तो आपका ब्लड जो होता है वो O2 रिच होता है, वो आपकी किडनी में आता है, और उस किडनी में, उस ब्लड में जितनी भी इंप्योरिटीज है वो रिमूव कर दी जाती है, और आपका ब्लड वापस चला जाता है। ठीक है, और वो जो इंप्योरिटीज रिमूव होती है उससे आपका यूरिन बनता है। वो इंप्योरिटी क्या है उसमें मैं आ रहा हूँ। तो किडनी का काम क्या है, इट प्रोड्यूसेस यूरिन। यूरेटर्स का काम क्या है, आपका जो यूरिन बना उसको कहां पे लेके जाना, यूरिनरी ब्लैडर में लेके जाना। आपका यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है, इस यूरिन को होल्ड करके रखता है, और यूरेथ्रा की मदद से आपका जो यूरिन है वो कहां आ जाता है, बाहर की तरफ आ जाता है। तो इसको लिख लो। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग इंक्लूड अ पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, और फाइनली यूरेथ्रा। और किडनी का ये तो आपने पढ़ा होगा लास्ट ईयर, लोग एब्डोमेन, बैकबोन की एक तरफ दूसरी और एक तरफ दूसरी वाली होती है। ये तो ठीक है, ये तो आपने लिखा है। ये लिख लो, आप ये डायग्राम बना लो चाहो तो। रेनला आर्टरी से आता है, वेन से जाता है, तो तुम्हें पता है। आर्टरी और वेन का तो ठीक है, कंसेप्ट लास्ट ईयर था। अभी तो खाली याद रखना है कि आर्टरीज जो हाई प्रेशर ब्लड को कैरी करके जाती है, वेन्स में लो प्रेशर होता है। ठीक है, तो किडनी का काम क्या है, किडनी का काम है यूरिन प्रोड्यूस करना। ठीक है, तो आप यूरिन किससे बनी है, तो ध्यान से देखना। तो नाइट्रोजनस वेस्ट सच एज यूरिया और यूरिक एसिड आर रिमूव्ड फ्रॉम ब्लड इन द किडनी। तो किडनी से मैक्सिमम क्या चीज रिमूव होती है, जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट है अपनी बॉडी में। अपनी बॉडी को नाइट्रोजन की इतनी जरूरत नहीं पड़ती है, तो जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट है तुम्हारी बॉडी में, जैसे यूरिया और यूरिक एसिड, वो कहां पे रिमूव किया जाता है, आपकी किडनी में रिमूव किया जाता है ना। लिख लो इसको अपनी कॉपी में।
और किडनी में अब आपका जो फिल्ट्रेशन यूनिट होता है, अपनी जो किडनी होती है, ये देखो एक सेकंड पहले समझ लो डायग्राम। तो आपकी किडनी इस तरीके से होती है। तो किडनी में आपके बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं। तो वो नेफ्रॉन, जैसे ये आपकी किडनी है, तो आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे ऊपर आपकी आर्टरी है, ये नीचे आपकी वेन है। तो यहाँ से आपका ब्लड आता है। ये ब्लड क्या करता है, यहाँ पे ऐसे बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं। उन नेफ्रॉन के अंदर क्या होता है, ध्यान से देखो, ये आपका आर्टरी है, इस आर्टरी से आपका ब्लड आया। सबसे पहले ये आपने लास्ट ईयर पढ़ा होगा, बाउमेन्स कैप्सूल है। तो यहाँ पे आपकी ब्लड कैपिलरीज है बहुत सारी। तो ये ब्लड कैपिलरीज से आपका जो भी वेस्ट है वो ऐसा डिफ्यूज होके बाहर आ जाता है। आपका डिफ्यूज होके कहा जाता है, इस तरीके से बाहर आ जाता है, और आपका इस तरीके से यूरिन बन जाता है। और ये यूरिन आपका कहाँ जाता है, यूरेटर की तरफ जाता है। तो आपका ब्लड बाउमेन कैप्सूल से होते हुए, इन कैपिलरीज से होते हुए आपका रास्ते में घूमेगा और वापस कहां पे आ जाएगा, आपका वेन्स में आ जाएगा, है ना। और रास्ते में क्या होता है, जो भी आपका वेस्ट है, क्या वेस्ट है, सब्सटेंसेस सच एज ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सॉल्ट एंड ए मेजर अमाउंट ऑफ वाटर, ये सब क्या होता है, आपका डिफ्यूज होके बाहर आ जाता है और आपका रिमूव हो जाता है। अगर मान लो कि आपका एक्सेस वाटर है तो क्या हो जाएगा, वो रिमूव हो जाएगा। अगर आपका एक्सेस वाटर है तो वो क्या हो जाएगा, आपका रिमूव हो जाएगा, है ना। तो ये रिमूव होके कहा जाता है, ये आपका नेफ्रॉन में जाता है ब्लड। और ब्लड के अंदर से जो भी आपका वेस्ट है, मैक्सिमम वेस्ट क्या होता है आपका, यूरिया या यूरिक एसिड। तो आपके ब्लड से वो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर की तरफ आता है और आपका कहाँ चला जाता है, आपका यूरेटर की तरफ चला जाता है। तो इस तरीके से किडनी क्या करती है, आपके ब्लड को प्योरीफाई करती है। ठीक है, ये नीचे वाला तो हमने पढ़ लिया, द यूरिन फॉर्म्ड इन ईच किडनी eventually reach a longer tube the ureter। क्या बोलते हैं, absorb हो जाता है। भाई तू लिख के भेज दे यार, तेरी आवाज इतनी खतरनाक आती है। देख यहाँ पे अपनी ब्लड कैपिलरी है, इस ब्लड कैपिलरी के अंदर तेरे काफी नाइट्रोजनस वेस्ट है, और ये बाहर की तरफ इस तरीके से तेरे नेफ्रॉन के अंदर ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, तो ये इससे अटैच होता है। तो यहां से तेरे जो भी वेस्ट है वो ऐसे डिफ्यूज होके बाहर आके इसके अंदर आ जाते हैं, और इसके अंदर फिर तुम्हारा यूरिन इकट्ठा होके बाहर निकल जाता है। लिख लो इसको अपनी कॉपी में। तो तुम्हें याद क्या रखना है कि तुम्हारी किडनी क्या चीज रिमूव करती है, क्या चीज रिमूव करती है, जनरली यूरिया, यूरिक एसिड। यूरिया और यूरिक एसिड जनरली आपके नाइट्रोजन के बने होते हैं, और साथ में आपका ग्लूकोज, एमिनो एसिड, कुछ सॉल्ट जो तुम्हारे लिए हार्मफुल है, और अगर मान लो एक्सेस वाटर है तो वो रिमूव कर देते हैं। और अगर मान लो कि आपकी ब्लड में वाटर की कंसेंट्रेशन कम हो जाती है तो वाटर आपका वापस रीअब्सॉर्ब भी हो सकता है। ठीक है, तो बेसिक प्रोसेस क्या है, अपनी अपनी बेसिक प्रोसेस ये है कि आपका जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है वो आपके यूरिन, आपके किडनी में आता है रेनल आर्टरी के थ्रू। आपकी किडनी के अंदर नेफ्रॉन जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, इस नेफ्रॉन में क्या होता है, आपका जो भी एमिनो एसिड्स है, आपका जो भी ग्लूकोज है, सॉल्ट है, जिसकी बॉडी को जरूरत नहीं है, वो आपका क्या हो जाता है, वहां पे एब्जॉर्ब हो जाता है। एब्जॉर्ब होके वहां से यूरिन बन के वो कहाँ जाता है, यूरेटर में, और यूरेटर से कहाँ जाता है, वो यूरिनरी ब्लैडर में। और आपका ब्लड फिर जब प्योरीफाई हो जाता है, अगर मान लो उस वक्त आपके ब्लड में वाटर की कंसेंट्रेशन कम हो गई, तो आपका वाटर वापस रीअब्सॉर्ब भी हो सकता है, और वो ब्लड आपका वापस कहाँ चला जाता है, ऊपर की तरफ आपकी बॉडी के पास। तो बेसिकली किडनी का काम क्या है, ब्लड को प्यूरिफाई करना, और ब्लड से मैक्सिमम क्या निकालता है वो, यूरिया और यूरिक एसिड और ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सॉल्ट एंड मेजर अमाउंट ऑफ वाटर। तो आपके बॉडी में जो भी एक्सेस सॉल्ट है उसका रिमूवल भी कहाँ पे होता है, किडनी के अंदर ही होता है। ठीक है, और फाइनली आपका है एक्सक्रीशन इन प्लांट। ये छोटा सा टॉपिक है। तो एक तो प्लांट आपका क्या फेंकता है, फोटोसिंथेसिस के बाद आपका ऑक्सीजन बाहर की तरफ फेंक देता है। जो भी पेड़ के पास एक्सेस वाटर है वो इवोपोरेट होकर चला जाता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। और ऐसा भी होता है कि कई बार सेल का, अपनी प्लांट्स का कुछ पार्ट डेड हो जाता है, मतलब वो वर्क करना बंद कर जाता है। तो वर्क करना बंद कर जाता है मतलब ना तो वहां पे जाइलम एक्टिव है, ना वहां पे फ्लोएम एक्टिव है। तो जो दोनों ही एक्टिव नहीं है तो वो पार्ट डेड हो जाएगा और इट विल फॉल ऑफ। तो कितने ही ऐसे पत्ते होते हैं जिसका जाइलम या फ्लोएम एक्टिव नहीं है, तो इट विल फॉल ऑफ, वो खत्म हो जाते हैं। ठीक है, और अगर तुम्हें पता हो तो जो अपन पेपर यूज करते हैं, जो अपन रबड़ यूज करते हैं, ये सब है ना आपके पेड़ के वेस्ट प्रोडक्ट ही है, अगर तुम्हें नहीं पता हो तो कई बार ऐसा ना, कई बार आपका जो पेड़ होता है ना, पेड़ की जो ट्रंक होती है, उस ट्रंक में जो जाइलम होता है ना, उस जाइलम के पास आपको ये मिलता है, रेजिन एंड गम। तो यहाँ से आपका पेपर बनता है, आपका जो गम होता है वो बनता है। तो कई बार आपका जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं ना वो आपके ओल्ड जाइलम मतलब जो आपका पेड़ है, जो पेड़ की जो ट्रंक होती है ना नीचे वाली पार्ट,
यहाँ पे आपके सबसे पुराने जाइलम टिश्यूज होते हैं। तो इन टिश्यू के पास आपके गम्स एंड रेजिन्स होते हैं। तो इनसे हम पेपर बना सकते हैं, और इनसे हम क्या बना सकते हैं, इनसे हम अपना गम बना सकते हैं। जो आप ये गम यूज करते हैं ना गोंद चिपकाने का, वो इनसे बनाते हैं। तो आपका जनरली प्लांट्स के एक्सक्रीशन में सबसे पहले तो ऑक्सीजन है, ये आपका स्टोमेटा से बाहर निकल जाता है फोटोसिंथेसिस के बाद। दूसरा ट्रांसपीरेशन, अगर पेड़ के पास एक्सेस वाटर है तो इवोपोरेट होकर चला जाता है। तीसरा, अगर मान लो कि पेड़ का कोई हिस्सा है जहाँ के जाइलम और फ्लोएम खत्म हो गए, जिसकी जरूरत नहीं है पेड़ को, तो वो आपका अलग हो जाता है पेड़ से अपने आप। और चौथा, आपका पेड़ का जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो जनरली कहाँ पे आके इकट्ठा हो जाता है, आपके और जाइलम के पास में या फिर और जाइलम के अंदर की तरफ इकट्ठा हो जाता है, जिसको आप बाहर निकाल सकते हो। और ये वेस्ट प्रोडक्ट बहुत काम का है। इससे आपका क्या बनता है, रेजिन या गम, है ना। तो आपका ये जो गम है, ये रेजिन्स है, इनसे आप वो कुछ पॉलिस्टर वाले कपड़े भी बनते हैं इसके। कुछ पेपर, जो अपना पेपर होता है, पेपर पल्प, वो भी यहीं से निकल के आता है। आपका जो गोंद होता है चिपकाने का गोंद, वो भी यहीं से निकल के आता है। और कोई डाउट है तो पूछो। तो तुम्हारा काम क्या है, मैं तुम्हें ये स्लाइड भेज रहा हूँ। कौन सा लेंगे? क्या हो गया? नेक्स्ट चैप्टर कौन सा लेंगे? तो मुझे तो आवाज ही नहीं आती क्लियर यार। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा लेंगे? नेक्स्ट चैप्टर, हाँ वो मैं तुम्हें बताता हूँ यार, मैं एक बार चेक करके तुम्हें बता देता हूँ। तुम लोग मुझे बता दो, तुम्हारे स्कूल में कोई एग्जाम आ रहा है तो उसमें कोई चैप्टर स्पेसिफिक आ रहा है तो मुझे बता दो। जिनका पुराना बाकी है उनको तो देखो मैं साथ साथ करा रहा हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा। नेक्स्ट चैप्टर मैं तुम्हें सोच के बताता हूँ कौन सा आएगा। अब कोई डाउट है इसमें तो हमारे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन तेरी आवाज आई नहीं रही है यार। ठीक है, तो अब ध्यान सुनो। ठीक है दिवाश भाई, तुम मुझे मैसेज ही करती हो। देखो, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में हमने दो पढ़ा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। जो वाटर था वो आपका जाइलम, जो फूड था वो आपका फ्लोएम। इनके डिफरेंस तुम याद रखना। डिफरेंस सारे मैंने स्लाइड में लिखे हुए हैं। इसका ये जो प्रोसेस है ये यहाँ पे मैंने बना रखा है, इसकी स्लाइड में तुम्हें भेज दूंगा। और उसके बाद आपका जो एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग है, इसके चारों इंपॉर्टेंट पार्ट याद रखना। इन चारों इंपॉर्टेंट पार्ट के फंक्शंस क्या है वो याद रखना। आपकी किडनी के अंदर स्मॉलर स्ट्रक्चर होते हैं नेफ्रॉन। आपके नेफ्रॉन के अंदर आपकी कैपिलरीज होती हैं, ब्लड कैपिलरीज। उससे आपके जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट है वो बाहर की तरफ एब्जॉर्ब हो जाते हैं। उससे क्या बन जाता है, यूरिन बन जाता है। जो भी आपका सॉल्ट है जो बॉडी को नहीं चाहिए, जो भी आपका एक्सेस वाटर है वो भी वहां से बाहर की तरफ निकल जाता है। अगर मान लो कि आपका वाटर की कंसेंट्रेशन कम हो जाती है तो आपका वाटर वापस क्या हो सकता है, आपका वाटर वापस रीएब्जॉर्ब हो सकता है। आपका ऑक्सीजन रिच ब्लड क्या करता है, किडनी में एंटर करता है। आपके जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो वहां पे एब्जॉर्ब होकर बाहर निकल जाते हैं, जिसे यूरिन बन जाता है और आपका वाटर क्या हो जाता है, प्योरीफाई हो जाता है। फिर आपको ये डायग्राम आपको याद नहीं रखना है। अपनी बुक में खाली वो बाउमैन कैप्सूल है खाली इतना, और नेफ्रॉन के अंदर क्या है खाली इतना याद रखना कि ब्लड कैपिलरी से बना हुआ है, इतना तुम्हें याद रखना। ये नीचे वाला डायग्राम आपके कोर्स में खाली यही डायग्राम है कि आपका रेनल आर्टरी, आपका रेनल वेन, आपका ये दो चीज है। ये आर्टरी से आपका ब्लड अंदर जाएगा, वेन से बाहर निकलेगा। ये आपका बाउमैन कैप्सूल है, और ये आपका ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, जहाँ पे आपके ब्लड से आपका जो वेस्ट है वो एब्जॉर्ब होगा। और फाइनली आपका ये सब कहाँ जाएगा, ये सब जाएगा तुम्हारे यूरेटर की तरफ, जहाँ से ये यूरिन बनेगा। तो ये है आपका इंपॉर्टेंट चीज है ना, ये डायग्राम आपको याद रखना है, ये डायग्राम आपको याद नहीं रखना है। और ये लास्ट है आपका एक्सटेंडेड प्लांट। तो प्लांट में कौन से प्रोडक्ट बनते हैं, एक तो आपका ऑक्सीजन बनता है जो स्टोमेटा से बाहर जाता है। आपका एक्सेस वाटर है वो ट्रांसपीरेशन से बाहर जाता है। अगर आपके कोई लीव से जो मर गए वो अपने आप टूट के गिर जाते हैं। और फाइनली पेड़ का जो मैक्सिमम वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो आपके ओल्ड जाइलम में आके जमा हो जाता है रेजिन्स एंड गम्स के रूप में, जिससे आप काफी कुछ बना सकते हो।